बीएसई हल्दी वायदा को हेज करने के लिए सबसे किफायती एक्सचेंज वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हल्दी की बुवाई, उत्पादन, घरेलू मांग, निर्यात के साथ हल्दी में हेज करने के लिए सबसे बढ़िया एक्सचेंज बीएसई पर मिल रही सुविधाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं कमल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार में मनोहर ग्रुप सांगली के श्री भगवान सारडा, भानु ट्रेडर्स निजामाबाद के श्री अमृत कटारिया, मनसाराम योगेश कुमार निजामाबाद के श्री पूनम चंद गुप्ता, धारतरवाड़ी फार्मर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजूला अमरेली के सीईओ श्री भीखू भाई गजेरा और बीएसई के डीजीएम प्रोडक्ट्स श्री पिनाकिन दवे हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल पर चर्चा करेंगे, जिसमें पूनम चंद जी गुप्ता से ये सवाल है कि नए सीजन में हल्दी की बुआई से लेकर अब तक की स्थिति जो है फसल की, उस पर आपका आकलन क्या है, वह बताइए पूनम जी। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। अरे धन्यवाद कमल जी। इस साल किसानों को पूरे साल हल्दी के अच्छे भाव तो मिले हैं और किसानों में इस साल पेरनी बुआई के लिए भी काफी उत्साह रहा, परंतु अधिक बरसात होने से काफी एरिया में फसल को नुकसान भी हुआ है और हाल फिलहाल में तो कई फील्ड्स में कड़पा रोग एवं सफेद कीड़े जो जड़ को लग गए हैं, उसके कारण भी पत्ते सूखने लग गए हैं। इस बीमारी के चलते करीब यील्डिंग में भी काफी असर पड़ सकता है। लगता है 10 से 15% यील्ड का इसमें फर्क पड़ जाएगा ऑल टुगेदर में। इसका ज्यादा असर मराठवाड़ा, निजामाबाद एवं आंध्रा में बहुत ज्यादा हुआ है और इधर वरंगल साइड में भी काफी नुकसान है। कई लोगों का प्रचार है कि फसल 25 से 30% की डैमेज हुई है, परंतु फिर भी हल्दी जमीन के अंदर की चीज है। जब तक 10-15 दिन बाजार में आवक नहीं आएगी, सही पता नहीं चलेगा। हमारे पास नया माल संक्रांत के आसपास शुरू हो जाएगा, उसके बाद अपने को पता चलेगा कि यील्डिंग कैसी रही, क्वालिटी कैसी रही। ये हर चीज का पता एक 15-20 दिन के बाद और क्लियरिटी आ जाएगी, जो अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, हेलो। धन्यवाद पूनम जी, आपने एक सारगर्भित बात बताई कि नई फसल की स्थिति कैसी है। अब मैं भगवान सारडा जी से अनुरोध करूंगा कि हल्दी के नए मार्केटिंग सीजन की शुरुआत में कारोबार आप किस दृष्टि से होने की उम्मीद देख रहे हैं, जबकि कोरोना का भय अब पूरी दुनिया में नहीं है। किस तरह के सर कारोबार की स्थिति रहेगी नए मार्केटिंग वर्ष में, भगवान जी? धन्यवाद कमल जी। सभी व्यापारियों को, आपके दर्शकों को इस वेबिनार में बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके मोलतोल चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल्दी की जानकारी आप पूरे ट्रेड को, पूरे इंडस्ट्री को बता रहे हैं आपके माध्यम से और उसको अवगत करा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष यह हम पूरे भारतवासियों को, दुनिया वासियों को बिल्कुल कोरोना मुक्त जाएगा ऐसी अपेक्षा के साथ। और जो हल्दी पिछले साल एक हिस्टोरिकल अपनी इंडिया वर्ल्ड में हल्दी बिकी थी, जिसका इस साल लगभग 25% सेल, आज लगभग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के माध्यम से 25% सेल कम आया है, लेकिन आने वाले समय में हल्दी की मांग बढ़ रही है और भविष्य में जाकर हल्दी की मांग पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में भारतीय लोगों की जो खान पान की सुविधा है वो हर दुनिया देश में जा रही है। तो हल्दी की खपत बढ़ने वाली है। दूध हो, आयुर्वेदिक हो, कॉस्मेटिक हो, प्रिजर्वेशन हो, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हल्दी की सेल बढ़ने वाली है और लगभग पाइपलाइन खाली के बराबर है। सभी मसाले वाले हो, सभी इंडस्ट्री हो, पूरी दुनिया हो, सभी के पास हल्दी बहुत स्टॉक कम है, पाइपलाइन खाली है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ बहुत बढ़िया खपत का टाइम रहेगा।
जी, धन्यवाद शारदा जी। अब मैं अमृत भाई कटारिया से अनुरोध करूंगा कि आप काफी अनुभवी ट्रेडर हैं, इस नए सीजन में हल्दी का उत्पादन, एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड कैसी रहने की संभावना आपको दिखाई देती है? अमृत भाई। नमस्ते कमल जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और ये साल जो है नया क्रॉप के बारे में ये बता सकते हैं कि करीब करीब 10 से 15% क्रॉप कम या ज्यादा जो भी है, अभी इससे वो जमीन के अंदर की चीज है तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन डिमांड कंटिन्यू रहेगा। और जो भी एक्सपोर्ट है वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना का जो डर था वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में उस चीज का डर ज्यादा है। हमारे यहाँ थोड़ा डर कम हो गया है, तो वो खपत का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये साल भी कंटिन्यू डिमांड तो रहेगी। और फसल की जो आने वाली फसल है वो बरसात की वजह से जो है एक प्रचार चल रहा है कि फसल काफी कम होगी या नुकसान काफी कम हो गया। लेकिन बारिश का ऐसा है कि हमें पता चलता है कि बरसात लास्ट ईयर से 50% ज्यादा हुई या 70% ज्यादा हुई या 100% ज्यादा हुई, लेकिन वो एक कारण फसल का नुकसान का नहीं होता है। फसल जो पानी गिरता है वो नॉन स्टॉप कितना टाइम पानी गिरा या फिर कितने दिन के गैप के बाद में पानी गिरा, वो उस पे फसल पे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हमारे निजामाबाद में जैसे आज का दिन है कि करीब 25-30 दिन हो गए बरसात बिल्कुल नहीं हुई है, और अब अगर 5 दिन 10 इंच पानी पानी गिर भी जाए एक साथ तो उसे कोई नुकसान नहीं होता कि काफी गैप पे। उसी तरह से ये साल हमारे पास कभी भी नॉन स्टॉप पानी गिरा नहीं है, एक दिन या 2 दिन से ज्यादा पानी कभी रहा नहीं है, तो उतना नुकसान नहीं है। लेकिन जमीन के अंदर की चीज है वो हमारे यहाँ फर्स्ट वीक जनवरी से माल जो है 79 का सीड और प्रतिभा सीड जो ये साल लोगों ने कम लगाया है वो शुरू होगा, और संक्रांति के बाद में रेगुलर क्रॉप शुरू होगा। तो जैसे ही क्रॉप जमीन पे से निकलना शुरू होगा तो उसके रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जितना समझते हैं उतना क्रॉप कम आएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जमीन के अंदर की चीजें अभी दावे के साथ कोई चीज नहीं बता सकते। बाकी डिमांड तो कंटिन्यू रहेगी। जी, धन्यवाद अमृत भाई। आपने कहा कि जब फसल बाहर आएगी तो इसका एक मोटा अनुमान हमें पता चलेगा कि किस तरह की फसल है, कहाँ नुकसान था, कहाँ फायदा था। फिर भी मैं आपको बताऊं कि हमने मोलतोल की ओर से एक सर्वे किया पूरे क्रॉप को लेकर के, अभी तक की जो ताजा स्थिति है उसके आंकड़ों की मैं चर्चा कर लूं। हम बातचीत को अभी और आगे बढ़ाएंगे, आपसे भी सवाल होंगे सभी से, लेकिन यहां मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। हल्दी सीजन 2021-22 जो नया वर्ष है उसमें हम आंकड़ों की बात करें तो देश भर में इसकी बुआई 93,367 यानी 93,367 हेक्टर में हुई, जो पिछले सीजन में 90,553 हेक्टर में थी। यानी इस साल हल्दी की बुआई 3% बढ़कर के आई है। इस फसल की स्थिति नॉर्मल अगर रहती है तो उत्पादन, मैंने 60 किलो के बैग को गिना है, उसमें 72,32,085 बोरी प्रति बोरी 60 किलोग्राम पैदा होने का अनुमान है, जबकि ओपनिंग स्टॉक 27,96,858 बोरी रहेगा। और आयात जो है अगले वर्ष के लिए अनुमानित है 4,94,477 बोरी। इसके अलावा हम अल्टरनेशन की बात करें तो मांग 10 से 13% लगभग रहता है, यानी 13,11,516 बोरी अल्टरनेशन होने की उम्मीद है। इस तरह कुल सप्लाई 1,18,34,937 1,18,34,937 बोरी रहने की संभावना है। यह बोरी 60 किलोग्राम का ऑन एवरेज बेस लिया गया, कहीं पर 55 किलो होती है, कहीं पे 70 किलो होती है, कहीं कुछ और होता है, हमने इसको 60 किलो में कन्वर्ट किया है। 2020-21 जो करंट वर्ष है उसकी ये कुल सप्लाई 1,28,000 10,04,40 बोरी यानी 1,28,00,000
10,440 बोरी थी, यानी कुल सप्लाई में 7.6% कमी आने के आसार है। अगर हमने जो सर्वे किया उसके अनुसार हल्दी के निर्यात की बात करें तो 2020 सीजन में हल्दी का कुल निर्यात 25,13,019 बोरी रहा, जिसके सीजन 21-22 में हमने अभी इतना ही रहने का अनुमान लगाया है, क्योंकि अभी सीजन की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन घरेलू खपत जो अभी 75,75,569 बोरी रहने की संभावना है, जो 2021 में लगभग 75,563 बोरी रही है। इस तरह कुल खपत 1,88,587 बोरी रहने का अनुमान है, जो 2021 में 1,13,582 बोरी थी, जबकि 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो 17,46,349 बोरी आने का अनुमान है। इस बैलेंस शीट के आधार पर जो 2021 का क्लोजिंग स्टॉक 27,96,858 बोरी रहने की अपेक्षा है। यह एक मोटे मोटे जो सर्वे हुए इस समय उसकी, हालांकि यह सर्वे अभी आगे और होगा जो जो फसल की स्थिति आएगी, क्योंकि भगवान शारदा जी ने, पूनम जी ने और अमृत भाई, आप तीनों ने एक बात कही है कि अभी ये अंदर है फसल, बाहर आने में वक्त लगेगा। तो सर्वे जो दूसरे चरण का होगा, सेकंड एस्टीमेट, वो हम आगे जाकर के पेश करेंगे। लेकिन अब मैं फिर से फंडामेंटल की ओर मुड़ता हूं और सबसे पहले अब मैं, हमारे साथ बीएससी के पिनाकिन दवे जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बीएससी में हल्दी वायदा कारोबार में हेज करने की मिल रही सुविधाओं की जानकारी सभी को दे। श्री दवे जी। नमस्कार कमल जी, और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं भगवान भाई हार्दिक जी शारदा का, पूनम चंद जी गुप्ता जी का और अमृतलाल जी का, प्रोडक्ट वर्किंग ग्रुप हमारी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के भी पार्ट है, उसमें भी है, और इन्हीं के सुझाव से हमने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है। और हमारी कोशिश पहले से यही रही है कि ट्रेड के सुझाव से जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेहतर बन सकता है उसी को है, और ये ट्रेड के लिए एक अच्छा उम्दा कॉन्ट्रैक्ट बनकर बाहर आए। और जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो हेजर्स हैं, तो यहाँ पर बीएससी पर आकर खुद को अपने भाव जोखिम के विरुद्ध, हल्दी के भाव जोखिम के विरुद्ध आकर हेज करें और इस प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अब जो कोशिश है हमारी, एक संक्षिप्त में अगर आपको बताऊं तो हमारा जो लॉट साइज है वो 10 मेट्रिक टन का लॉट साइज है। मेन डिलीवरी सेंटर निजामाबाद ही है, ट्रेडिंग यूनिट भी 10 मेट्रिक टन का, डिलीवरी यूनिट भी 10 मेट्रिक टन का ही है। तो यहाँ पर हम ये सारी कोशिश हमने ये की है कि एक छोटे से छोटा ट्रेडर और एक बड़े से बड़ा एक्सपोर्टर इसमें जुड़ सके, एक फार्मर जुड़ सके। एफपीओ के लिए काफी सारी रियायत भी है यहाँ पर, बट क्योंकि बीएससी को दे तो यहाँ पर हेजिंग आज की तारीख में एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। खुद को अगर आप हेज करते हो तो वो बहुत आवश्यक और इम्पोर्टेंट विकल्प रहा है आप सभी के लिए। बट हमारी कोशिश ये भी है कि ना सिर्फ हेजिंग को बताए, बट हेजिंग की कॉस्ट जो है, जो हेजिंग करने की जो कॉस्ट होती है, उसमें भी हमने ध्यान रखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान रखते हुए, आज अगर मैं बात करूं तो बीएससी 2 रुपया पर करोड़ फ्यूचर्स पे चार्ज करती है ट्रांजैक्शन चार्जेस के रूप में, विच इज लाइक नेग्लिजिबल। अगर मैं दूसरे चार्जेस की बात करूं तो दूसरा कोई चार्ज नहीं है, ना एसेइंग चार्ज है, ना वेयरहाउसिंग चार्ज है, ना ओपन इंटरेस्ट चार्ज है, ना फिजिकल डिलीवरी चार्जेस है। तो इस तरह का कोई चार्ज अगर आप बीएससी पर आकर हेज करते हो तो नहीं है। तो सबसे पहले तो हेजिंग करना बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ किफायत प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आपको उम्दा से उम्दा ट्रेड
फैसिलिटी देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जो टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत फास्ट है, वो हम आपके समक्ष लाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको और खुद को भाव जोखिम के विरुद्ध बचाइए। हेजिंग कैसे करना, ये मेरी टीम है यहाँ पर मेरे साथ। दीपक है, श्रद्धा है, तो ये लोग आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड भी कर सकते हैं और आपको बता भी सकते हैं। डिलीवरी सेंटर निजामाबाद है। एक नई कोशिश की है हमने, जो मेन डिलीवरी सेंटर है वो निजामाबाद है ही, जो एडिशनल डिलीवरी सेंटर है वो है सांगली, बसमत और इरोड। तो यहाँ पर भी आप आकर डिलीवरी दे सकते हैं, ले सकते हैं और यहाँ पर BSC पर हेजिंग करने के लिए जुड़ सकते हैं। पिनाकिन जी, मेरा अनुरोध है कि जो हल्दी कॉन्ट्रैक्ट को BSC में देखते हैं, उनके नंबर और ईमेल एड्रेस प्लीज आप चैट बॉक्स में पोस्ट करवा दीजिए, ताकि जिन्हें भी अन्य जानकारी चाहिए वो सीधे आपकी टीम से या आपसे चर्चा कर सकें। और हम आपसे अभी और आगे प्रश्नों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं ढाकरवाड़ी फार्मर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजूला अमरेली के CEO श्री भीखूभाई गजेरा जी से अनुरोध करूंगा कि गुजरात हल्दी उत्पादन का भी बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन आपने वहां पर हल्दी का FPO स्थापित कर रखा है। ऐसा FPO बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया और कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं, किस तरह आप इस FPO का संचालन कर रहे हैं, इस पर हमें जानकारी दें। श्री भीखूभाई गजेरा जी। All participants, good evening. जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते कमल जी। भीखूभाई गजेरा फ्रॉम गुजरात। सर आपने मतलब मैं तो पहली बार ऐसा बड़ा एक जैसे BSC जैसा प्लेटफॉर्म, और उसमें भी ये जो आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि मतलब गुजरात में हल्दी, तो विचार तो ऐसा था, हम 20 साल से एक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और मन में कुछ सवाल आ रहे थे कि क्या कुछ नया करे, क्या कुछ किसानों के नया करे। और थोड़ा बहुत जो किसान हमारे मतलब जैसे कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, तो इसी एरिया में बहुत साल मतलब 2015 से हम मतलब काम कर रहे हैं। और हम जिस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं CSPC, उसको मतलब सपोर्टेड प्रमोटेड बाय टाटा ट्रस्ट। हेलो। हाँ जी जी कहिए तो सर। इसी दौरान काम करते 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 कुछ किसानों का डायरेक्ट कैसे जुड़ा जा सकता है और किसानों को मतलब आमदनी में कैसे हम बढ़ावा कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसकी POP कैसे हम लोगों को बताइए, कैसे लोगों को हम अपनी मतलब जो उसकी फसल है उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे वो मतलब परंपरागत जो प्रोडक्ट सोइंग करते हैं उससे हम कैसे डाइवर्ट करते हैं, तो उसी एक विचार से मतलब पूरा ये FPO का गठन किया है। हाँ सर। हाँ मीटिंग में सब मीटिंग में। ठीक। हेलो। हाँ जी जी सर कहिए। उसी विचार के साथ मतलब ये 2015-16 से मतलब ये गठन की प्रक्रिया किया, शुरुआत किया एक मतलब नया इनिशिएटिव के तौर पे। और अभी हमारे साथ मतलब 1400 फार्मर मतलब इस एरिया के मतलब 30-40 गांव से जुड़े हुए हैं। और उसी में हम मतलब फार्मर को एक नए इनिशिएटिव के तौर पे, बहुत सारे फार्मर मतलब हल्दी यहाँ बहुत इतना बड़ा नहीं है प्रोडक्शन, फिर भी लोग एक नए पाक की तौर पे मतलब इंटर क्रॉपिंग के तौर पे बीच में बुआई करके मेन फसल दूसरा है और इंटर क्रॉपिंग के तौर पे ये मतलब यहाँ उगाई जाती है। और हम फार्मर को मतलब उसकी POP के सोइंग कुछ मतलब माहिती मार्गदर्शन जो भी कुछ देना रहता है वो हम देते हैं। जी सत्यनारायण जी पूनम जी आपके माइक को प्लीज म्यूट करिए, क्या आवाज वो आ रही है।
अब हम वापस फंडामेंटल सवालों की ओर चलते हैं, लेकिन मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपके मन में हल्दी के फंडामेंटल या वायदा कारोबार जो बीएसई में हो रहा है उस पर कोई भी मन में प्रश्न हो तो वे हमें चैट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम इन चर्चा के बाद उन प्रश्नों को जरूर लेंगे और साथ ही हमें जरूर बताएं कि आपको ये वेबिनार कैसी लगी। अपना फीडबैक हमें चैट बॉक्स में जरूर दें और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जी, अब मैं पूनम जी आपसे सवाल करूंगा कि हल्दी के नए मार्केटिंग सीजन की शुरुआत में हल्दी का कितना पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जाने की संभावना आपको लगती है और क्या इसका ब्रेकअप दे पाएंगे कि सेंटर वाइज कहां कितना पुराना स्टॉक उस समय हमें देखने को मिलेगा? पूनम जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज वहां से आवाज ऑन करें। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। इस साल कैरी फॉरवर्ड अंदाज 32 से 33 लाख बोरी एक 22 को रहने की उम्मीद है। उसको अगर वो देखा जाए तो एक महीने में इसका अच्छा कंजप्शन रहेगा पुराना, जो 1/2/22 को 26-27 लाख बोरी रह जाएगा। ये जो एक महीने का पीरियड है इसमें क्या है, नया माल जो आता है तो जो पाउडर वाले या दूसरे व्यापारी भी जो है मॉइस्चर नए माल में रहता है, वो जो पुराने माल में मिला के पीसने से फ्लेवर कलर कर्क्यूमिन अच्छा आ जाता है। तो ये फरवरी के महीने में पुराने माल का काफी अच्छा डिमांड रहेगा, जो कैरी फॉरवर्ड जो 1/2/22 को रहेगा 27 लाख बोरी के आसपास रहने की आशा है। वैसा देखा जाए आज की डेट में तो करीबन 32-33 लाख बोरी है, जिसमें ईरोड में 6 लाख बोरी है, निजाम में 4 लाख बोरी है, डुगराला कड़पा जो गवर्नमेंट का माल है वो सब मिला के तकरीबन 7 लाख बोरी है, सांगली 4 लाख बोरी करीब है, बसमत नांदेड़ हिंगोली 12 लाख है, वरंगल के समुद्रम विकाराबाद एरिया में 3.5 लाख बोरी है और दूसरे छोटे मोटे सेंटर में 1 लाख बोरी है, जो करीबन 32 से 33 लाख बोरी की उम्मीद है आने की नए सीजन। हाँ जी, हेलो। हाँ सर कहिए अपनी हाँ बात। हाँ, अभी ये जो माल है इसमें 15 लाख बोरी तो ऐसी है जो कोई भाव भी बिकेगी नहीं। हर आदमी कोई 125 रुपए के ख्याल में बैठा हुआ है, कोई 150 रुपए के ख्याल में बैठा हुआ है। तो जो बाजार में माल आएगा करीबन 15 लाख बोरी आएगा, वो 15 लाख बोरी तो कोई भाव भी नहीं बिकेगा इसमें। जी हाँ धन्यवाद पूनम चंद जी। अमृत जी आपसे सवाल है कि हल्दी उत्पादक राज्यों की बात करें तो बीच में काफी चर्चा आई थी कि फसल को बहुत नुकसान हुआ है। आपके यहाँ तेलंगाना में भी बारिश से काफी उस समय चर्चा थी, निर्मल साइड में कि नुकसान हुआ है, कुछ जगह आया, अभी भी खबरें आ रही है कि फसल की हालत पतली है। हमने कुछ विजुअल भी इन दिनों देखे थे कि जिनमें लोग अपने खेतों की फसल उखाड़ के बता रहे हैं कि फल जो है वो बहुत नाजुक स्थिति में, अच्छी स्थिति नहीं है उसकी। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि जहां हल्दी पैदा होती है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु सहित अन्य जो भी राज्य है, वहां ओवरऑल कुल मिला के हल्दी की फसल की स्थिति कैसी है सर? देखिए करीब करीब जो है, पहली बात करते हैं हमारे निजामाबाद का। तो निजामाबाद के अंदर जो है, जो नुकसान की बात की जाती है और जो बरसात की बात की जाती है उतना नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक 10% का नुकसान हो सकता है। और जैसे कि आने वाला फसल भी निजामाबाद का 20 से 22 लाख बोरी तो किसी हालत में आएगा ही आएगा, उससे कम निजामाबाद की फसल नहीं होगी। और उतना नुकसान निजामाबाद में नहीं है जितना बताया जाता है, या फिर जो पौधे उखाड़े जाके बता रहे हैं वो पिछले 3 महीने से चल रहा है। तो एक्चुअली उसमें नवंबर 15 के बाद या दिसंबर में ही हल्दी का नीचे जो है ग्रोथ होता है, उसके पहले ग्रोथ नहीं होता है। तो वो आप निकालेंगे तो वैसे ही दिखेगा।
उसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है। और या तो फिर हर खेत जो है एक लेवल से नहीं होता, तो खेत के अंदर कोई न कोई कोना जो है नीचे का होता है, उसमें जो नुकसान होता है वही चीज को जो है हाईलाइट ज्यादा किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो है ईरोड के अंदर फसल जो है, जहां तक मैं समझता हूँ, आने वाला फसल करीब करीब वहां भी नुकसान बता रहे हैं, लेकिन वहां की फसल 30% से 40% ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगी। और मराठवाड़ा की जो बात की जाती है, तो मराठवाड़ा के अंदर एवरेज जो है एकरेज जो है एवरेज 20 से 25% या कहीं कहीं 30% स्वयं ज्यादा है। तो अगर उधर कहीं नुकसान भी हुआ 10-15% का, तो एवरेज कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मराठवाड़ा की फसल भी करीब करीब 35-40 तक बुरी से तो कम नहीं आएगी, ज्यादा कितनी आती है। और मराठवाड़ा की फसल जो है, निजाम की फसल तो हमारे यहाँ जनवरी से शुरू हो जाती है निकलनी, और फरवरी में फिर सीजन शुरू हो जाता है। लेकिन मराठवाड़ा के अंदर जो है वो शुरू ही उनका 15 मार्च के बाद अप्रैल में होता है, तो उनका टाइम है, उनका अंदर पौधे में जो जान आनी चाहिए वो भी जो है उसी तरह से लेट होती है। तो कोई बड़ा फर्क तो मराठवाड़ा में भी नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी 10% 15% की वेरिएशन पकड़ सकते हैं, लेकिन उनका स्विंग ज्यादा है। सांगली भी करीब करीब 14 लाख 15 लाख की पूरी फसल आएगी ही आएगी। और उसी तरह से करपा दुगराला वगैरह है, उधर उधर भी जो नुकसान बता रहे थे, जो फ्लड आया और जो बरसात ज्यादा हुई, वो डैम टूटने से पानी ज्यादा आ गया, तो वो एक लिमिटेड एरिया में नुकसान होता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में तो एरिया में नुकसान नहीं होता है, तो वो भी कोई बड़ा फसल नहीं है। और मेरी फसल के हिसाब से कि करीब करीब 90 लाख बोरी का फसल 5% इधर या उधर कैसा भी 2022 की फसल आनी चाहिए। जी धन्यवाद अमृत भाई। भगवान सारदा जी, आपसे सवाल है। देखिए, हमेशा जब भी हल्दी की चर्चा होती तो मराठवाड़ा सामने आता है सभी के, कि मराठवाड़ा की सप्लाई कैसी है, क्या साल भर सप्लाई जारी रहेगी या कितना वहां पैदावार होने की उम्मीद है। तो भगवान जी, आप मराठवाड़ा पर पहले फोकस बताएं कि मराठवाड़ा की स्थिति कैसी है इस बार हल्दी में। नमस्कार। मराठवाड़ा का लगभग जो स्टार्टिंग में सोयाबीन के भाव थे, उस टाइम ऐसा मानस बन गया था कि हल्दी की सोइंग नहीं होगी, लेकिन सीजन में फरवरी मार्च में जो हल्दी के भाव थे, तो किसान लोगों ने सोइंग के लिए हल्दी का सीड रखा था। तो सीड रखने के कारण से किसान का बहुत बढ़िया सोइंग वहां पे लगभग आप समझ लो, ऊपर में नागपुर, इधर में भोकर भैंसा, इधर में नीचे बार्शी लातूर, और इधर में ना आप समझ लो जालना तक, औरंगाबाद, वहां तक हल्दी की सोइंग हुई है। तो ये अब मराठवाड़ा इतना बड़ा इतिहास हिस्टोरिकल सोइंग हुई है, ये गिनना बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल ही नहीं, आप सोचो आज अभी भी देख सकते हो कि अभी भी किसान के घर का माल आ रहा है। तो किसान के घर में कितना माल है, जब जैसे एक जमाने में इरोड़ में होता था कि भगवान वेंकटेश को मालूम कि कितना इरोड़ का क्रॉप है, तो वैसे ही अभी आने वाले समय में मराठवाड़ा का होगा। लगभग वहां की जो लोकल आड़तिया लोग बोलते हैं कि 45 लाख बोरी का लगभग या 50 लाख बोरी का फसल आने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश वहां पे बारिश पानी हुई, और इस साल एक नया थोड़ा सा करपा बोल के रोग चालू हुआ है। तो जहां जहां पे पानी रुका हुआ है, वहां पे करपा का रोग लगने से कुछ एरिया में 25 से 30% क्रॉप कम होने की आशंका है, लेकिन एरिया लगभग 25 से 30% बढ़ गया है। तो उस बढ़ने के कारण से लगभग पिछले साल का जो सप्लाई था मराठवाड़ा का, वही सप्लाई आने वाले भविष्य में आएगा। ऐसे वहां के जो पुराने 30 साल के 40 साल के जो व्यापारी है, जो आड़तिया है, जो वहां के एक्सपोर्टर लोग है, उनका और मेरी भी जो वहाँ टीम है, उनका सबका कहना यह है कि 1-2 लाख बोरी इधर, बाकी पिछले साल जो सप्लाई आया वही सप्लाई आ जाएगा। जी अच्छा सर, आपने ये तो बात बताई मराठवाड़ा की, लेकिन हम अन्य क्षेत्र की बात करें, जैसे सांगली है और उत्तर जो कर्नाटक है, वो भी आप ही को टच होता है। तो बाकी एरिया की फसल की स्थिति कैसी है मराठवाड़ा के अलावा अन्य की? लगभग देखो, सांगली में भी हमारे लोकल के जो सांगली की आड़तिया है, उनका भी कहना है कि सोइंग अच्छी है, सोइंग बढ़िया हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस साल जो भाव मिला वो सांगली वालों को भाव मिला है। और गन्ने को विशेष कर्नाटक में पैसा नहीं मिलने के कारण से वहां पे लगभग हल्दी की सोइंग अच्छी हो रही है। तो 2-5%, 10% के ऊपर कोई विशेष कम या ज्यादा कोई महाराष्ट्र में या पश्चिम का दक्षिण कर्नाटक में
विशेष कोई फर्क नहीं है, पिछले साल के मुकाबले 5% कम या 5% ज्यादा, यही बोल सकते हैं। मोटा अनुमान आपका क्या है कि साल भर पूरे सभी सेंटर पे हल्दी एक मोटे अनुमान में कितनी पैदा हो सकती है? मुझे सवाल पूछ रहे हैं कमल जी? हाँ जी जी, आप ही को सर। लगभग पिछले साल का जो भी क्रॉप था, आप समझ लो, अभी समझो तमिलनाडु में 5-6 लाख बोरी क्रॉप बढ़ रहा है, गुंडलपेट में 1-2 लाख बोरी क्रॉप बढ़ रहा है, आप और ये सदाशिवपेट विकाराबाद में 50,000 बोरी क्रॉप बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात में 50,000 लाख बोरी क्रॉप बढ़ रहा है। तो उतना क्रॉप समझो मराठवाड़ा में या इधर उधर कम आ रहा है, तो 10-1 लाख बोरी क्रॉप बढ़ेगा, 10-1 लाख बोरी क्रॉप कम आएगा। जो पिछले साल सप्लाई था उतना ही सप्लाई 1-2 लाख बोरी इधर आने वाले समय में आ सकता है। तो शारदा जी, ये जो हल्दी हमारे पास सप्लाई होगी टोटल, क्या वो हमारी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है? अगर पिछले साल की जो 2020 की जो खपत थी उतनी अगर बड़ी खपत होती है, जैसे इस साल 25% आप समझ लो कि क्रॉप कम आया, इस साल 25% एक्सपोर्ट कम बिका, अब लोग घर में हल्दी का दूध पीना कम कर दिए, कोविड का प्रभाव कम हो गया, लसीकरण 100% हो गया, तो जैसे हल्दी का जो गुणधर्म था कोविड के कारण से कि भाई हल्दी एक अपने को सबको लेना है, जो अपने को सबको बीमारी से दूर रखेगा, अगर वो प्रभाव थोड़ा खाने पीने का कम हो रहा है तो खपत भी मुझे लगती है थोड़ी कम होगी और पर्याप्त पड़ेगी, कम नहीं गिरेगा कोई भी। जितना इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है उतना ही कैरी फॉरवर्ड वापस अगले साल भी होगा। जी, भगवान जी, आपसे यहाँ पर एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा कि हल्दी वायदा कारोबार में हेज करने की स्थिति में बीएसई आपको बेस्ट क्यों लगता है? बीएससी में कैसा है सर कि आप समझ लो कि आज अपन कंपैरिजन सब सारे एक्सचेंज अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने अपने को फ्री वेयर हाउस दिया है, फ्री टेस्टिंग दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में व्यवस्था दी है और वहां पे स्टाफ अवेलेबल होता है, टेस्टिंग के रिपोर्ट जल्दी आते हैं और एक जो एक्सचेंज सुविधा देगा उसके पीछे तो जो डिपॉजिटर होगा या जो हेजर होगा या जो बायर होगा वहां जाएगा, तो इस कारण से उनकी सुविधा वो देने के कारण से और जहां भी अपन अगर सुनवाई कोई भी करते हैं अपनी, अगर वहां कोई मांग रखेंगे तो लगभग ट्रेडरों की सुनवाई भी की जाती है। इसीलिए आप समझ लो कि बीएससी एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज भारत का एक समाधान, एक विश्वासु एक्सचेंज भी है ना, कि आज दुनिया का सबसे बड़ा एक अच्छा एक्सचेंज, पुराना एक्सचेंज है, तो लगभग लोगों का इसके अंदर काम करने में रुचि है। जी, धन्यवाद भगवान जी। हम आपसे और सवाल अभी कुछ समय पश्चात पूछेंगे। मैं अमृत कटारिया जी से एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है ये, कि दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी हम ही पैदा करते हैं, निर्यात करते हैं, लेकिन हमने पिछले समय में देखा कि बांग्लादेश भारत से हल्दी काफी मंगवाई और उसका पाउडर बना करके उसने अधिक कमाई करी। क्या हम सीधे पाउडर बना करके नहीं बेच सकते? नहीं, जरूर बेच सकते हैं, बात आपका सवाल बिल्कुल उचित है, लेकिन ऐसा बांग्लादेश की बात ऐसी हो गई है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट पे उनके लोगों को जो है बेनिफिट ज्यादा दिया है और जो वहाँ का से बॉर्डर बन के जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर उनको 12% की जो सब्सिडी मिल रही है, जो अपने इंडिया वालों को नहीं है। अच्छा, उसके अलावा वहाँ इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, काफी पाउडर के लिए भी उनको हर पाउडर की इंडस्ट्री काफी घर घर जैसे हो गई है वहाँ, तो और दूसरा उनको बेनिफिट मिल रहा है चाइना का। वैसे चाइना में चाइनीज लोग जो है हल्दी कम खाते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट चाइना हो रहा है, चाइना से वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, वो चीजें फर्क पड़ती है। पाकिस्तान के भी एक्सपोर्ट वाया चाइना हो रहा है, वो भी फर्क पड़ रहा है। तो लेकिन जो पिछले साल हमारे पास एक्सपोर्ट हुआ था चाइना का, बांग्लादेश का, उतना एक्सपोर्ट ये साल नहीं हो पा रहा है। और जो एक्सेस एक्सपोर्ट हो चुका था, वो एक्सपोर्ट उनके पास स्टॉक में पड़ा था, वो अब जो है निकल रहा है, यानी कि वो लोग भी जो है तेजी में माल लेके फंस गए थे, तो उनके पास पिछले साल काफी माल गया, लेकिन भाव नीचे थे, वो नीचे भाव की वजह से उनको स्टॉक में कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन ये साल जो है ऊंचे भाव होने से वो लोग अपने मालों को निकालने में थे। अभी वहाँ बांग्लादेश में करीब करीब स्टॉक नील के जैसा हो गया है, यहाँ बहुत कम है,
लेकिन अभी वो नया माल मंगा नहीं रहे हैं, नया माल की डिमांड बहुत कम आ रही है। लेकिन फिर भी जनरल देखा जाए तो एक्सपोर्ट के अंदर बांग्लादेश में अभी भी मराठवाड़ा का माल जो है सिंगल पॉइंट माल डायरेक्ट उनको जा रहा है, और वो काफी हल्दी को जो टिका के रखा है या बाजार को ज्यादा टूटने नहीं दिया, या जो अभी जो तेजी आई दौर में, वो उसका कारण भी यही है कि एक्सपोर्ट में डिमांड उनकी बांग्लादेश की कंटिन्यू वहां से उठाना ना हो, नहीं तो मराठवाड़ा का माल निकलना मुश्किल था। जी कटारिया जी, यहाँ पर एक और सवाल आपसे आता है, क्योंकि भगवान जी ने, शारदा जी ने तो अपनी बात बताई, लेकिन हमने देखा कि बीएससी हल्दी वायदा की जो खासियत हमें दवे जी ने बताई, क्या वो एक अच्छे ट्रेड प्लेटफॉर्म के लिए पर्याप्त है, या कुछ आप और भी उनके सुझाव देंगे? नहीं, अभी उन्होंने जो सुविधा दे रखी है और हमें कोई खर्चे नहीं लगते हैं, और सबसे ज्यादा खर्चा जो है गोडाउन किराया जो होता है वो अभी नहीं दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है। वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि एक क्विंटल के पीछे करीब करीब 35 से 40 रुपया अगर गोडाउन का किराया लगेगा, और ये स्टॉक अगर 6 महीना 7 महीना रहा तो करीब करीब। सर आपका माइक बंद हुआ है जी, कहिए सर। एक जी हाँ, नहीं चालू हो गया, आप कहिए हाँ, सर। तो वो किराया जो गोडाउन का जो है, तो जो किराया कम माफ किया हुआ है, वो प्रोत्साहन देने के लिए काफी वो सब सुविधा है। वो अगर कंटिन्यू रहा तो अभी तक की बात अलग थी, लेकिन मैं समझता हूँ इस साल जो है हर कोई बीएससी में स्टॉक रहने के लिए प्रोत्साहित होगा, और मैं खुद भी जो है उस चीज में इस साल ज्यादा ध्यान दूंगा। जी धन्यवाद अमृत भाई। अब पूनम चंद जी, आपसे एक सवाल है कि नए सीजन में हाजिर बाजारों से हल्दी की मांग कैसी रह सकती है? क्या पाइपलाइंस खाली है, और सभी को क्या नई हल्दी के आने का इंतजार है? सर आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। सर हाँ, हेलो, कहिए आपकी बात। सॉरी। हाँ, ये नए सीजन में हाजिर में जो अभी भाव चल रहे हैं, फरवरी फरवरी या मार्च तक भी कम होने की आशा तो कम ही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से हल्दी की ग्राहकी काफी ऑल ओवर इंडिया काफी कम रही है, जिससे पिछले महीने त्योहारिक मांग रहने से पाइपलाइन काफी खाली हो गई है। व्यापारियों को विश्वास नहीं रहा कि इतनी लागत लगाने के बाद भी उनको कुछ कमा सकेंगे, इसलिए कंजप्शन सेंटर में माल काफी कम रह गया है। पिछले 15 दिनों से मांग भी काफी अच्छी निकली है, डोमेस्टिक बाजार भी 500-700 रुपए सुधरा भी है। सभी को नए माल का इंतजार है कि कैसी क्वालिटी आएगी, कैसी यील्डिंग आएगी, इस पर आगे का व्यापार चलेगा। इसलिए अभी 1-2 महीने तो बाजार ज्यादा कुछ टूटने की आशा कम है। वैसे इस साल एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अभी तक लगभग 30 लाख बोरी, जो 15 लाख टन के करीब होता है, एक्सपोर्ट हुआ है। कोरोना के कारण इस साल कई नए कंट्रीज भी माल मंगाए हैं। इस समय 3 चीज मुख्य रह गई है: हाई कंजम्पशन, लेस कैरी फॉरवर्ड, लेस यील्डिंग, गुड डिमांड। आने वाली फसल करीबन 85 लाख बोरी, जो 60 किलो की है, आंकड़े हैं, जो तकरीबन 5 लाख टन के करीब आएगी। 27 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड की आशा है। फिर डिमांड सप्लाई बरोबर रहेगी। फिर आगे की देखो, अब 1-1.5 महीने के बाद आपका नेक्स्ट वेबिनार रहेगा, जब ज्यादा क्लियर पोजीशन सामने आ जाएगी। जी धन्यवाद पूनम चंद जी। पिनाकिन जी, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हल्दी के जो एफपीओ हैं वो बीएससी से जुड़ना चाहे तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है एक्सचेंज में?
जितने भी हल्दी के एफपीओज हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और बीएससी के प्लेटफॉर्म से जुड़े। हमारे साथ हमने हर एक इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर को एक स्पेशल रियायत या रिलीफ देने की कोशिश की है, और उसी के चलते एफपीओ की बहुत एक अहम भूमिका होती है इसमें, जो हम बहुत भली भांति जानते हैं। और उसी के प्रयास ने ऐसे वेराइटी चार्जेस तो वेव किए हैं। एक एफपीओ के लिए कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं लगते हैं, और अगर एफपीओ को अपना मटेरियल देके M2M में भी अगर रियायत चाहिए होती है तो हम वो भी उनको मुहैया कराते हैं एज पर। तो एक एफपीओ के लिए तो इसमें बहुत सारे लाभ हैं, और अगर किसी एफपीओ को यहाँ पर जुड़ करके हाउसिंग फाइनेंस की भी फैसिलिटी लेनी है तो वो भी ले सकता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो काफी सारी रिलीफ मेजर्स तो है ही। अगर किसी एफपीओ को बीएससी की मेंबरशिप लेकर भी बीएससी के साथ जुड़ना है तो वो मेंबरशिप उनको विदाउट एनी एडमिशन चार्जेस, विदाउट एनी कॉस्ट मिल सकती है। और एक प्रयास हमने इस तहत ये किया है, हमारा जो शुरुआती दौर रहा है काफी धीमा रहा है, पर हमारी कोशिश यही है कि हम स्लोली चले और फर्म फुटिंग के साथ चले। हमने शुरुआत काफी स्लो की है और इस डिलीवरीज भी देखी है। निजामाबाद में भी अब यहाँ पर वेयरहाउस अपना कोल्ड स्टोरेज में काफी डिलीवरीज देखने को मिली है, सांगली में भी डिलीवरीज देखने को मिली है। इस साल हमारी कोशिश है कि हम बसमत में भी डिलीवरी सेंटर के साथ उतरे, और वहां पर भी, क्योंकि हम जब मराठवाड़ा गए थे तब वहाँ के स्टेक होल्डर्स ने भी हमसे काफी हमारे साथ डिस्कशन किया है, और वहाँ के एफपीओज भी हमसे मिले थे, और उन्होंने भी हमसे कहा था कि यहाँ पर एक सेंटर आप दीजिए, ताकि हमको भी अगर इस ट्रेड से जुड़ना है, अगर बीएससी प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो हम एक बहुत इजी वे से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और स्लोली एंड ग्रेजुअली सब इस सिस्टम को टेस्ट करें, और अगर आपको ये माध्यम सही लगता है तो आप यहाँ पर आकर खुद को भाव जोखिम के विरुद्ध बचाए या उनका उचित उपयोग फीस देने या लेने के लिए। मैं अगर बात करूँ तो कुल मिला के बहुत सारी रियायत है, बेनिफिट्स हैं, जैसा कि M2M में बेनिफिट मिल जाता है, दूसरे कोई चार्जेस नहीं लगते, वेयरहाउसिंग फाइनेंस मिल जाता है बहुत अच्छी तरह से। इस तरह की काफी सारी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स है एक एफपीओ को जुड़ने के लिए। जी देखिए, हमने जो वेबिनार है उसकी शुरुआत में कही, उसका सब्जेक्ट यही है कि एक हेजर के लिए किफायती एक्सचेंज है। तो सर यहाँ एक मैं मोटे तौर पे पूछना चाहूंगा कि एक हेजर को बीएससी प्लेटफॉर्म से क्यों जुड़ना चाहिए? सर एक है आज जैसा कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे आर्या जी से और अमृतलाल जी कटारी और हार्दिक सारडा जी से, आज एक ट्रेडर के मन में सबसे बड़ी बात जो होती है वो है ऐसे कंपटीशन के माहौल में खुद के फायदे को बचाना। आज का कंपटीशन का दौर है, इसमें वेफर थिन मार्जिन पे सभी लोग काम करते हैं। इसमें अगर आप आपके कॉस्ट को बचा कर नहीं चलेंगे तो आपका बिजनेस आपका ही कोई कॉम्पिटिटर आके ले जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि प्लेटफॉर्म को स्टेक होल्डर्स के लिए इतना बेनिफिशियल करें, बट इसकी सबसे अहम भूमिका होती है एक्सचेंज की, वो होती है उसकी कॉस्ट। आज अगर मैं आपको अच्छे से अच्छी सुविधा दूं और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा लूं तो ये तो आपको अभी भी मिल रहा है, बट मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं आपको बहुत अच्छी सुविधा दूं और कम से कम कॉस्ट में दूं, ताकि अगर कोई हेजर हेज करने के लिए आए तो कॉस्ट के चलते वो खुद को पीछे न रखे, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि इट बिकम्स अ वेरी अनवायबल ऑप्शन। और माफ करना, तो ऐसा ऐसा परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि उसके लिए उसका जो कैलकुलेशन है वो ही ना बैठे हेज करने के लिए। हेजिंग करने के लिए उसकी कॉस्ट जो बहुत अहम भूमिका निभाती है वो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मात्र 2 रुपया पर करोड़ का फी ट्रांजैक्शन चार्जेस हम लेते हैं, और उसके अलावा और कोई चार्ज बीएससी नहीं लेता आपसे। और ये पिछले 1 साल से 2 साल से लगभग हमने जब से लॉन्च किया है तब से हमने इसमें एसेइंग और वेयरहाउसिंग का कोई खर्चा लिया नहीं है।
शुरुआती दौर में काफी जगह पे, क्योंकि लॉकडाउन था, कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से निजामाबाद में वेयरहाउस मिलने, कोल्ड स्टोरेज मिलने में भी हमें थोड़ी परेशानी हुई थी। बट अब वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज हर एक लोकेशन, प्लस हमारी कटिबद्ध है आपके साथ आने के लिए, आपको आपको समझा के एक्सप्लेन करके फिर यहाँ से जुड़िए। और प्लस ये सब फैसिलिटीज आपको मिलेगी विदाउट एनी चार्ज। यहाँ पर कोई फिजिकल नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट फी, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ ₹2 पर करोड़। तो अगर एक लेमैन की तरह मैं बात करूं तो आप अगर कहीं आपका कॉस्ट अगर ₹100 गिनते हो तो इसी में वो कॉस्ट आपकी ₹20 से भी कम हो जाती है। तो इतना बड़ा अंतर है, 1/6 से भी ज्यादा बड़ा अंतर है। ये मैं बहुत कंजर्वेटिव आपको बता रहा हूँ। उसका एक पूरा ब्रीफ है, एक चार्ट भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। आप सब आपकी मेल आईडीज मेरे को दे देंगे, तो मात्र एक लॉट हेज करने पर आप कितना पैसा सेव कर सकते हैं उसका भी देने के लिए, तो वो भी आपको क्या कर सकते हैं, जिससे कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट सेविंग है आप सभी के लिए और कितना किफायती एक्सचेंज बीएसई बनकर आप सभी के लिए आया है। जी धन्यवाद पिनाकिन भाई। अब मैं भीखू भाई गजेरा जी से यहाँ एक सवाल लूंगा कि गुजरात में क्या कारण है कि हल्दी का रकबा जो है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। भीखू भाई। जी सर। जी सर, क्या कारण है कि गुजरात में हर साल हल्दी का रकबा बढ़ता जा रहा है? पहले बिल्कुल भी हल्दी पैदा नहीं होती थी और अब देख रहे हैं हम हर साल तो डेटा बढ़ते जा रहे हैं। सर उसमें अभी जो लास्ट 8-10 साल में जो उसका ग्रोथ रहा है वो उसमें 2-4 रीजन है। एक तो बहुत सारे फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़े हैं। और जो ये हल्दी का सीजन है मतलब वो जैसे बोलता है ना कि मतलब ग्रीन होती है, मतलब ड्राई नहीं होती है, तो उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ता है। और जो कोस्टल एरिया है पूरा, एक ऑर्गेनिक फैक्टर भी है और इंटरक्रॉपिंग का फैक्टर भी रहा है कि लोग मतलब बीच वाली जो जमीन है उसका सही तरीके से उपयोग करके बीच में सोइंग कर देता है। और जो बीच वाली जो लाइन रहती है तो उसमें बाई प्रोडक्ट उसका उत्पादन भी बढ़ता है। और दूसरी चीज है अभी यहाँ जैसे बोला ना स्पाइसेस, और जो हमारी हल्दी है वो मतलब हमारा परंपरागत से जैसे आयुर्वेद से देख लीजिए आप, तो हल्दी हमारा बहुत बड़ा मार्केट जो घरेलू बोलते हैं। और अभी उसका आयुर्वेद में भी उपचार बढ़ने लगा है। और कोरोना के सीजन से बाद तो लोगों ने अपने हल्दी में मतलब समझो ना एक बार नहीं 2-3 बार यूज करना शुरू कर दिया है हल्दी। तो वैसे भी शारीरिक के लिए भी बहुत लोग मतलब जागरूक हो रहे हैं। और फार्मर भी अभी मतलब अप्रोचेबल हो रहे हैं कि हमको हल्दी लगानी है। हल्दी में भी मतलब बहुत सारी प्रकार के हल्दी आती है, मतलब जो शॉर्ट टाइम 4 मंथ में मतलब हार्वेस्ट हो जाती है। एक लॉन्ग टर्म के होती है, जनवरी में जो प्रोडक्शन आता है उसमें भी आंबा हल्दर होती है मतलब। तो ये होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो जैसे गुजरात में आप बोल रहे हैं, तो जो फार्मर है वो मतलब बहुत एंटरप्रेन्योर है, मतलब वो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी सोइंग करेगा तो उसका मार्केटिंग तक का सोचेगा। और वो खुद मार्केटिंग करे, पैकेजिंग करे, प्रोसेसिंग करे और वैल्यू ऐड करे कुछ। तो उस तरह से वो खुद अपना मार्केटिंग और वो बना रहा है। तो उसका एक मतलब अभी तजुर्बा एक गुजरात में सब जगह अलग अलग एरिया में बढ़ जी रहा है और लोग भी सोइंग कर रहा है। जी जी, नहीं ये बात तो है कि गुजरात के जो किसान हैं वो नए उपक्रम को, नवाचार को अपनाते हैं। हमने अभी देखा कि सोयाबीन की खेती वहां जी तेजी से बढ़ी जी और इस जी साल सरसों की खेती भी जो है जी वो जी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ हुई है। रिकॉर्ड जबकि तोड़। पहले गुजरात में इन सोयाबीन और सरसों की खेती इतनी ज्यादा नहीं होती थी। ज्यादा नहीं थे जी डेफिनेटली। धन्यवाद आपका भीखू भाई। अब मैं भगवान शारदा जी से एक सवाल लूंगा, इसके बाद हम दर्शकों के सवालों पर आएंगे जिनमें अलग अलग जो पैनल पर हैं वे सभी उनका आंसर देंगे। लेकिन भगवान जी आपसे सवाल यह है कि हल्दी के निर्यात मोर्चे पर हमारी नए मार्केटिंग सीजन में कैसी स्थिति रह सकती है?
शायद लगता है मैं भगवान सारडा जी इस समय शायद जुड़े हुए नहीं है। मैं अमृत भाई आपसे ये सवाल लूंगा कि निर्यात मोर्चे पर हमारी स्थिति कैसी रह सकती है नए सीजन में? निर्यात का, इंडिया का निर्यात जो है देश का, भारत का कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अच्छी हल्दी सिर्फ जो अब इंडिया ही सप्लाई कर सकता है। बाकी सब जगह हल्दी होती है, वो उसमें कर्क्यूमेंट या और चीजों का तो होता है, लेकिन उसकी पाउडर या वो चीज में काम नहीं आता है, मिलावट की अलग बात होती है। तो एक्सपोर्ट तो कंटिन्यू रहेगा। एक्सपोर्ट का देखिए इतना जरूर है कि कोरोना का जो जोर कम हो जाने से एक्सपोर्ट में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। जितना ये साल एक्सपोर्ट हुआ, लास्ट ईयर जितना हुआ 2020 में, उससे 2021 में कम हुआ है। और 2021 में जो हुआ उससे कम से कम 10% तो और कम होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट में डिमांड थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन कॉस्मेटिक और मेडिकल में जो फर्क पड़ता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन बाकी घरेलू उत्पादन का जो होता है वो एक्सपोर्ट में थोड़ी कम हो जाएगी। जी धन्यवाद अमृत भाई। पिनाकिन जी, दर्शकों के सवालों पर हम आए तो दिलीप जी का एक सवाल है कि सर बीएसई में डीमेट के लिए महाराष्ट्र में हल्दी के लिए कौन सा सेंटर है? बीएसई पे महाराष्ट्र के लिए बसमत और सांगली ये 2 सेंटर्स हैं जहां पर आप डिलीवरी दे सकते हैं और डीमेट करा सकते हैं। और इन सभी के एड्रेसेस आप अगर हमें मेल करेंगे तो मैं आपको उनके पूरे एड्रेस भी दे दूंगा, या अगर आप मेरी टीम को अगर आप कांटेक्ट भी कर लेंगे तो मैं आपको उनका एड्रेसेस भी दिलवा दूंगा। जी धन्यवाद। एक पिनाकिन जी, नवल गुप्ता जी का भी एक सवाल है कि बीएसई में ट्रेड करना हो तो कैसे करें? हालांकि आपने पहले उनको कह दिया है कि हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। देखिए, कारोबार के संबंध में कोई भी बात है तो उसे बीएसई ने नोट किया और वे टीम मेंबर्स आपसे जल्दी संपर्क करेंगे। फिर भी एक मोटे तौर पर पिनाकिन जी आप बताइए कि किसी को अगर बीएसई में ट्रेड करना है हल्दी पर तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है? नवल जी, आप अगर जो भी स्टेट में या प्लेस में हैं, आप हमें सिर्फ डिटेल्स बता दीजिए। हम ब्रोकर्स वहाँ के जो भी होंगे, बीएसई के जो एम्पैनल्ड ब्रोकर्स हैं, उनको बोल के आपका नंबर उनके साथ शेयर कर देंगे और वो खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको 2-3 ब्रोकर्स की चॉइस दे देंगे। या तो अगर आपका अगर अकाउंट मान लीजिए निर्मल बंग में है या आनंद राठी में है या इंडियन फ्लाइन में है, तो आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके बीएसई कमोडिटी सेगमेंट का एक 1 पेजर फॉर्म होता है, बस वो फिल करके आपको देना है और आपका बीएसई सेगमेंट इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है और फिर आप ट्रेड कर सकते हैं जैसे आप दूसरे एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं उसी तरह। और इसी दौरान अगर आपको बीएसई आपको अगर बीएसई के रेट्स देखने हैं तो बीएसई का ऐप भी है मोबाइल पे, वो भी आप बीएसई इंडिया का ऐप है, वो आप डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड या आईओएस फोन पे ये डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के द्वारा आप बीएसई के रेट्स भी देख सकते हैं। और अगर आपको बीएसई की स्क्रीन भी चाहिए, जो व्यू टर्मिनल चाहिए, तो बीएसई विदाउट एनी चार्जेस आपको ये भी मुहैया करा सकता है। जी धन्यवाद। मैं पूनम जी आपसे एक सवाल यहाँ लूंगा कि देखिए, जो खाड़ी के देश है उन पर हम बहुत निर्भर हैं हल्दी के निर्यात के मामले में। तो खाड़ी के देशों से किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है इस समय? सर आपका माइक ऑन करिए प्लीज। हेलो। हाँ सर कहिए। हाँ, खाड़ी के देशों से कैसी डिमांड आप देखते हैं? खाड़ी के डिमांड तो सभी तरफ की बनी हुई रहेंगी कमल जी, क्योंकि विशेषकर खाड़ी के देश की भी बरोबर बनी हुई रहेगी। जो हल्दी अपने इंडियन जो स्पाइसेस है वो हर पूरे वर्ल्ड में काफी मतलब उसकी पहचान है और लोग चाहते भी हैं। इस हिसाब से खाड़ी देशों में बरोबर माल जाते रहेगा, इधर बांग्लादेश भी, दुबई भी, और पूरे कंट्रीज में यहाँ डिमांड बरोबर बनी रहेगी। इसके कम होने की ऐसी बात कोई नहीं है और डे बाय डे इसका कंजम्पशन बढ़ ही रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। जी
धन्यवाद सर। आपने कहा कि डे बाय डे डिमांड बढ़ रही है और आगे व्यापार अच्छे रहेंगे, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। इसी के साथ अब हम वेबिनार का समापन करते हैं और मैं इस वेबिनार में शामिल हुए मनोहर ग्रुप सांगली के श्री भगवान सारडा जी, भानु ट्रेडर्स निजामाबाद के श्री अमृत भाई कटारिया जी, मनसाराम योगेश कुमार निजामाबाद के श्री पूनम चंद गुप्ता जी और धातरवाड़ी फार्मर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजुला अमरेली गुजरात के सीईओ श्री भीखूभाई गजेरा जी और बीएससी के डीजीएम प्रोडक्ट श्री पिनाकिन दवे जी का शुक्रिया, धन्यवाद व्यक्त करता हूं।